नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 23 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा जो आर्टिकल है वह द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर बताया गया जो जनसंख्या है वह न केवल एक संख्या आधारित ही आंकड़ा नहीं है। ठीक है, उसके और भी परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं जो इसके एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है और कहीं ना कहीं 2023 में इसका क्वेश्चन पक्का बन सकता है भी। जनगणना है वह केवल आंकड़ा आधारित संख्या नहीं है, विवेचना कीजिए। आपको 150 वर्डों में ये आंसर लिखना है। अभी जो हमें आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा और ये पीडीएफ भी आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल क्या कहता है? सबसे पहले आर्टिकल के अंदर क्या है भी, एक अमेरिका का एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें कहा गया दुनिया में कहीं भी जनगणना का सर्वोत्तम उपयोग वह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2000 जो 1950 1850 और 1860 में हुआ था, जब गुलामी विरोधी प्रचारकों ने गुलामी के उन्मूलन के लिए समर्थन बनाने के लिए लगातार जो जनगणनाएं करवाई गई थी। यानी इसके अंदर कहा गया है जो अमेरिका के अंदर जो गुलामी से निजात पाना चाहते वाले लोग थे, उन्होंने इस बात की जनगणना करवाई थी भी। यानी कितने लोग ऐसे हैं जो गुलामी से उन्मूलनता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहेगा जो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? 1872 में हुई थी, जो देश में विभिन्न हिस्सों में क्या गैर समकालीन रूप से आयोजित की गई थी। इसके बाद यहाँ पे बीमारियां, विश्व युद्ध, विभाजन, उथल पुथल या अन्य कोई भी परिस्थिति हुई हो, मगर जो जनगणना ही वह हुई थी कब से लेकर 1881 से लेकर 2011 के बीच में। मगर आज देखें तो 2022 है, जबकि जनगणना कब हुई थी? 2021 में, जो कोविड की वजह से एक बार के लिए हमने से हम कह सकते हैं भी ये निलंबित कर दी थी। मगर अभी इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है अभी जो क्योंकि सरकार ने इसके प्रति कोई भी सकारात्मक या कोई वक्तव्य नहीं दिया है भी जनगणना कब होगी, तो इसलिए जो आर्टिकल के अंदर ये कहा गया है भी जनगणना कब होगी। और देख जो है जो जनगणना है वह भी एक सिर्फ आंकड़ा ही आधारित नहीं, उसके और भी कई परिणाम होते हैं, वह आगे हम देखेंगे। क्या कहता है? यह नियमित रूप से 10 के रूप से जनगणना होती है, यानी हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। भारत में जनगणना बिग डेटा शब्द के प्रयोग से होने से काफी पहले की है। यानी कहा गया जो जनगणना है वह केवल डेटा आधारित नहीं है, बिग डेटा से भी पहले की है और समय के साथ साथ बड़ी मात्रा में विश्वसनीय डाटा भी प्रदान किया गया है। भी हम समय के साथ साथ जब पहले जो हमें जो डाटा मिलता था वह कहीं गलत डाटा होता था, मगर समय के साथ साथ हमें जो डेटा मिलना लगा है वह सटीक और सही जानकारी का डेटा हमें प्राप्त होने लगा है। ठीक है, इसमें कहा गया जो एक स्वच्छ और अंतर्सकाई तुलना को सक्षम करता है, वह क्या करता है? जो ये डेटा होता है कहीं ना कहीं हमें समाज के अंदर एक स्वच्छ और नीति निर्धारण की तरफ हमें कह सकता है भी हमारे कदम अग्रसर करवाता है, या कहीं ना कहीं जो हमें तो पिछले की तुलना में अब कितना परिवर्तन है उसकी तुलना में एक सक्षम भी हमें बनाता है। साथ ही जहां भारत वर्तमान एवं भविष्य की तुलना भी कर सकता है, यानी वर्तमान में भारत की स्थिति कैसी थी और इन 10 वर्षों में भारत की जो स्थिति है उसमें कितना परिवर्तन आया है, वह सब परिवर्तन सकारात्मक है या नकारात्मक है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहता है 1961 और 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में लिंगानुपात तेजी से गिरावट देखा गया था। यानी जो 1961 और 1971 के बीच में जो लिंगानुपात में जो गिरावट हुआ था, जैसे हम कहते हैं जो महिला और पुरुष के जो लिंगानुपात में जो गिरावट आया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण संकेतों से संचेत किया था और पूर्व और पूर्वोत्तर कारक यानी पूर्व जो पुत्र पूर्वाग्रह यानी जो लड़के की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव था और कहीं न कहीं लोगों ने जन्म और अनजन्मी जो लड़कियों की हत्या करने के लिए प्रेरित रहे। यानी हम कह सकते हैं जो हम कहते हैं जो गर्भ में जो लड़कियां होती थी उनका जो हम कहते भी गर्भ में हत्या करा देती थी, ऐसे मामले बढ़े थे। ठीक है, तो ये हमें किन सेंस से जो 1961 और 1971 का जो हमारी जनगणना थी उसके आधार पर हमें पता चला भी समाज में किस प्रकार की परिवर्तन होती जा रही है। ठीक है, आगे कहता है भी 2011 की जनगणना में हमने देखा था भी शहर और ग्रामीण क्षेत्र में जो तलाक है यानी शादीशुदा जो व्यक्ति होते हैं जो तलाकशुदा मामले थे उनमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। यानी जितना मामले शहरी क्षेत्र में थे उतने ही लगभग उतने ही मामले ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि हम समझते थे यानी ग्रामीण क्षेत्र में कहते जो तलाक के जो मामले थे वे कम होंगे, मगर जो आंकड़े बताते हैं वह कहते भी ऐसा नहीं है। यानी जो कहीं न कहीं जो तुलना की जाती है तो दोनों मामले लगभग बराबर है। शहरी क्षेत्र में जो आंकड़ा था वह 0.89% था, तो वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र पे ये था 0.82 था, तो यानी कोई ज्यादा अंतर नहीं था। जनगणना की पहली बार जो जनगणना थी वह 1972 में कब हुई थी? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी।
ठीक है। तो पहली जनगणना 1972 में हुई थी, सॉरी 1872 में हुई थी। वह किस में की थी? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। जनगणना के आधार पर समुदाय में सुधार के क्षेत्रों में उत्थान में नई नीतियां व सरकारी कार्यों को तैयार करने में भी मदद मिली। साथ ही साथ जो सरकारी नीतियां होती हैं, जब जनगणना करते हैं उससे सरकारी नीतियां किस प्रकार से बनाई जाए, सरकारी कार्यक्रम किस प्रकार से तैयार किया जाए, ठीक है, किस प्रकार से हमें आगे की नीतियां बना के चलना चाहिए, तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं क्या गया, मदद की थी जो पहली जनगणना बनी हुई थी। और जो भारत की जो समकालीन यानी जो विस्तारित रूप में जो जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? 1881 के अंदर हुई थी। ठीक है। फिर दशक या जनगणना के संचालन की जिम्मेवारी किसकी होती है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय की होती है। जो गृह मंत्रालय के तहत जो महापंजीयक व जनगणना आयुक्त होती है उसकी ये जिम्मेवारी होती है, ताकि 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना करवाई। ठीक है। आगे कहता है जनगणना में क्या कहते हैं? शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धर्म, भाषा, विवाह, प्रजनन क्षमता, विकलांगता, व्यवसाय या व्यक्तियों के प्रवास व जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मापदंडों का डेटा भी एकत्रित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो जनगणना है केवल संख्या ही नहीं है, इसके आधार पर हम क्या देखते हैं भी लोगों में अनुसूचित जाति और जनजाति में कितना सुधार हुआ है। ठीक है। लोगों की जनसंख्या में जो शिक्षा का कितना अच्छा सुधार हुआ है। धर्म में, धर्म के प्रति लोगों की आस्था या हम कह सकते हैं जो लोगों के बीच में जो टकराव होता है धर्म के वजह वह किस प्रकार से कम हुआ या अधिक हुआ, वह भी हम देख सकते हैं। भाषा आधार पर भी हम देखते हैं लोगों के बीच में कितनी विविधताएं आई है। विवाह के आधार पर भी हम देखते हैं भी कितना कल्याण हुआ है। ठीक है। आगे इसके अंदर प्रजनन भी हम देख सकते हैं, जो लिंगानुपात भी हम जनसंख्या के आधार पर ये देख सकते हैं भी जो हमारा लिंगानुपात में है उसमें कितना सुधार हुआ है। साथ ही साथ जो विकलांगता यानी हम स्वास्थ्य संबंधित भी आंकड़े वे इकट्ठा करते हैं, हमसे यह पता चलता है भी कितना लोग विकलांग है, जो जिससे हमें पता चलता है जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह कितनी सुदृढ़ है या उसमें कुछ खामियां हैं जिसे हमें सुधारना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ व्यवसाय, जो लोग जो हम कह सकते हैं भी लोग कितने सक्षम है या रोजगार लोगों के पास कितना है, यह भी इस प्रकार की जानकारी भी हमें जनसंख्या की गणना से हमें प्राप्त होती है। ठीक है। एक ऐतिहासिक हम देखते हैं जो जनगणना का जो इतिहास है पूछा जाता है, ऐतिहासिक तौर पर भी जनगणना का काफी महत्व है। हमारा जो इतिहास था वहां पर भी जनगणना का काफी महत्व बताया गया। क्या कहते हैं? ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के दौरान जनगणना को बनाए रखा गया था। यानी जो ऋग्वेद में भी कहीं न कहीं जनगणना के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी गई कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी उसमें भी जो जो कर था, कर संग्रहण के लिए भी जनसंख्या को महत्वपूर्ण बताया गया था। यानी हम कह सकते हैं भी जो जनगणना करने से हम ये बता सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कर देने में सक्षम हैं, उनसे कर अधिक से अधिक वसूला जा सके। ठीक है। और साथ ही साथ जो मुगल बादशाह की जो एक किताब थी जिसका नाम अकबर ए आईनी, सॉरी आईना ए अकबरी, उसके अंदर भी कहीं न कहीं जनगणना का जिक्र हमें मिलता है। ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी जो क्वेश्चन है उसके काफ़ी फैक्ट आपको मिल गए हैं, इसके आधार पर आप आंसर लिखते हैं। साथ ही साथ एक दो पॉइंट आप अपने ओर से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिल सके। ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल है वह हमारा चुनावी बॉन्ड से संबंधित है या चुनावी चंदे से संबंधित है, जो दैनिक जागरण से संबंधित है। इसमें कहा गया है जो चुनावी चंदे की जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। यानी जिस प्रकार की जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है यानी उसमें परिवर्तन करके हमें एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि हम जो चंदा दिया जाता है उसमें और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। ठीक है। आपको ये क्लियर नहीं दे रखा होगा, मैं आपको एक तो बोल के बता देता हूँ भी ये क्या है, इसमें क्या कुछ लिखा है। ठीक है। इसमें सबसे पहले कहा गया भी उसी तरह राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में बस ये जानकारियां मिलनी चाहिए कि एक विशेष का कितना चंदा मिला। यानी इसमें यही कहा गया भी इस जानकारी हमें ऐसी मिलनी चाहिए एक विशेष राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। ठीक है। ये चर्चा में तब आया जब हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जो केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू जी है उनको एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था जो जनप्रतिनिधि अधिनियम में इस प्रकार के सुधार किए जाएं ताकि जो मनमाने चंदे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। अब नियमों जो वर्तमान नियम है उसके अनुसार जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग को 20,000 तक के से अधिक चंदे की राशि से हमें की जानकारी देने के लिए
के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यानी 20,000 से अधिक अगर चुनावी चंदा आता है तो चुनाव आयोग को जानकारी दी जाती है, अन्यथा वह जानकारी नहीं दी जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, भी जो चुनावी दल होते हैं वह अनेक नाम लिखकर या फर्जी नाम लिखकर जो 20,000 के चेक बनाकर उस हिसाब के जो चंदे लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी एक नया स्वरूप देखने को हमें मिल सकता है। और साथ ही साथ जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रेवड़ियों की बात की थी, उसमें भी जो नोट के यानी वोट के बदले नोट देने जैसी प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है जो इसमें कहा भी जो प्रत्याशी होता है उसका एक अलग बैंक खाता होना चाहिए, जिससे हमें जानकारी पता चल सके। जबकि हाल ही में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। उसके अंदर क्या है भी जो एक पार्टी या दल का होता है एक सामूहिक खाता हो, उसमें यही है कि हम कह सकते हैं भी उससे भी सारा यानी अब जो वित्त जो विधेयक है वो यानी जो अपना जो वित्त का जो मामला है वह सारा चलता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया भी हाल ही में जो 284 दलों को जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण है जो चुनाव आयोग ने रद्द किया था, क्योंकि वो जो चुनावी चंदे से संबंधित डेटा था वह उनको प्रोवाइड करवाने में क्या नहीं थे, सक्षम नहीं थे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या है कि जो इस प्रकार का जो कृत्य होता है जिससे क्या होता है भी जो राजनीतिक दल होते हैं जो कंपनियों से मनमानी तौर पर अपने चंदे को लेते हैं, यानी मनमानी तौर पर चंदे मांगते हैं उन्हें कंपनियों से। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कहा गया जो चुनावी दल हैं ऐसे जो बेनामी चंदे हैं वह चुनावी खर्चे हमने देख लिया भी जो चुनावी खर्चा वह दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में क्या जो इस प्रकार का जब हम निर्वाचन बॉन्ड लेकर आए थे तो हमने कहा था भी भारत एक ऐसा देश है जिसने चुनावी बॉन्ड के अंदर या चुनावी चंदे के अंदर हमने पारदर्शिता लाई है। मगर ये भी चीज़ हमारी ज़्यादातर क्या नहीं हुई, सफल नहीं हुई। जो चुनावी बॉन्ड है वह लगभग यानी 1,000, 10,000 और 1,00,000 यानी इसके गुणन के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जो भी भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हम कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो या कोई संस्था हो वह बॉन्ड खरीद सकती है। ठीक है, साथ में इसके अंदर जो वित्त विधेयक की बात की है, जो वित्त विधेयक 2017 था उसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी चेक या ई पेमेंट के जरिए भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, यानी कैश के अलावा आप ई पेमेंट से भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ जो ये एक अगला आर्टिकल का है भी इसके अंदर कहा गया है भी चुनावी बॉन्ड में राजनीतिक दल यानी कंपनियां ही नहीं कहीं कहीं जो नौकरशाही लोग हैं वह भी आते जा रहे हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी के नौकरशाही लोग हैं जिसकी जैसे हम कह सकते हैं उसकी जो नौकरी के 2 या 3 साल बचे हैं तो अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर वह चुनावी राजनीतिक दलों को ज्वाइन कर लेता है, जिससे कहीं न कहीं जो हमारी जो राजनीति प्रणाली है जो जनप्रतिनिधि है उनकी भागीदारी दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिस लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो वर्चस्व वाले लोग हैं वह बढ़ते जा रहे हैं और जो आम जन है वह लोकतंत्र के अंदर भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही आर्टिकल है जिसके अंदर चुनावी चंदे की बातें कही गई है। तो एक बार हम देख लेते हैं जो चुनावी बॉन्ड क्या होता है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के हमें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणन पर जारी किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्ड को जारी करने के लिए अधिकृत है और ये बॉन्ड जारी करने की तारीख लगभग 15 दिनों तक वैध होती है। यह बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रेरित किए जाते हैं, यानी एक व्यक्ति के नेम ये खाते के अंदर करवाए जाते हैं। बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो द्वारा जनवरी अप्रैल यानी ये कुछ महीने दिए गए कि उसमें ये दिनों में की अवधि में खरीद लिए जाते हैं। और जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि व्यक्ति या तो अकेले या व्यक्तियों के साथ संयुक्त बॉन्ड भी खरीद सकता है, यानी एक व्यक्ति खरीद सकता है या कई लोगों का समूह बनाकर भी बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड प्रदाता के नाम का वह उल्लेख नहीं किया जाता है, यानी जो बॉन्ड है उसके ऊपर जो किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, यानी ये बॉन्ड किसका है। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो जो भ्रष्टाचार है यानी जो पैसा है उसका ये भी पता नहीं चलता भी ये जो चंदा दिया किसने है और कितनी मात्रा में एक व्यक्ति ने दिया या किसी समूह ने दिया है। चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दल 20,000 रुपये से कम के योगदान वाले दाताओं को अपना पहचान वितरण या पैन कार्ड इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर आप 20,000 रुपये से कम देते हैं तो आपको किसी प्रकार की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। यानी हम कह सकते हैं भी हम जो फर्जी लोग हैं उनको इंटर करवा के उनके 20,000 रुपये के हम कह सकते हैं जो एक प्रकार के जो चेक या किस प्रकार की जो डेटा दे जाकर उनकी जो जानकारी है वह भी चुनाव आयुक्त को देना जरूरी नहीं समझते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना है। ठीक है, और सरकार इस योजना को हम कहते हैं कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ रही है और चुनावी सुधार के रूप में विवरणित किया है, जिसमें हमें देखा था जो वित्त विधेयक 2017 आया था जिसके माध्यम से आप चेक से भी और ई पेमेंट भी चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला जो
आर्टिकल है वह दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके अंदर कहा भी जो वैवाहिक दुष्कर्म से संबंधित ये आर्टिकल है, जिसके अंदर कहा भी जो भारतीय समाज है वह विदेशी समाज या जो पश्चिम समाज से उससे कहीं भिन्न है। आप विदेशी समाज से भारतीय समाज की तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या है भी संयुक्त राष्ट्र की जिसमें प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया भी 185 देश में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहां पर वैवाहिक दुष्कर्म या अपराध माने गए हैं, बल्कि 108 देशों में 74 देश ऐसे हैं जहां पर महिला अपने पति के खिलाफ दुष्कर्म शिकायत करने का अधिकार है। और वहीं भारत समेत 34 देश ऐसे हैं जिसमें इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। ठीक है। आगे इसके अंदर कहा गया भी अगर वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध माना जाता है तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक महिला को यानी एक कहते हैं असीमित शक्ति भी दे देता है, जो कहीं ना कहीं जो परिवार की जो संयुक्त परिवार की जो हमारी परिभाषा है उसको क्या करेगा ये यानी कहीं कहीं नकार देगा, या जो परिवार पर शोषण जैसे अत्याचार जैसे मामले दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। और केवल पत्नी के आधार पर वैवाहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज होने लगेगा और पति द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंधों को वैवाहिक दुष्कर्म का नाम दे दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो परिवार के अंदर इस प्रकार की नकारात्मक भावना बनती चली जाएगी। आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी जो भी भारत जैसे समाज को पर यानी ये जो हम कह सकते हैं जो आपराधिक जो दुष्कर्म जो वैवाहिक दुष्कर्म का मामला है जो भारत जैसे समाज के ऊपर इसको थोपना सही नहीं होगा। दुनिया भर में भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। साथ ही भारत में परिवार व्यवस्था की नींव बहुत बहुत यानी कहते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत है और किसी भी पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने पति के से जबरन संबंध बनाए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा परिवार जो परिवारवादी जो मानसिकता है या जो हमारा परिवार इतना ज़्यादा गहरा है भी हम इस प्रकार के कृत्य से कहीं ना कहीं क्या करते हैं परहेज करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया जो महिला को कहीं हमने जो घरेलू जो हिंसा संरक्षण अधिनियम है उसके तहत संरक्षण किया है और ऐसे में जो आईपीसी की धारा 102 375 में दो अपवाद है। कौन सा? एक तो ये वैवाहिक अपराध वैवाहिक दुष्कर्म वाला अपराध है, कहीं न कहीं इसका एक अपवाद है। ठीक है। कहता क्या है ये जो वैवाहिक अपराध है किस किस चीज़ का उल्लंघन करता है, तो ये होता है भारत अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है, जिसमें वैवाहिक बलात्कार भारतीय संविधान के उल्लंघन करता है। इसके तहत जो हमारा जो समानता का अधिकार है उसका क्या करता है उल्लंघन करता है। साथ ही जो आईपीसी की धारा 375 के मूल भावना के भी विपरीत है, जिसमें आईपीसी की धारा 375 का उद्देश्य महिलाओं की रक्षा करना है और जो बलात्कार जैसी जो अमानवीय गतिविधियों से लिप्त व्यक्तियों से दंडित भी करना है। ठीक है। आगे कहता है जो अनुच्छेद 21 है उसमें भी जो सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की है कि के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 21 में निहित जो अधिकारों में जिसमें स्वास्थ्य गोपनीयता गरिमा सुरक्षित रहने की स्थिति भी सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी शामिल है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो वैवाहिक दुष्कर्म का जो हमने कानून नहीं बनाया है वह इन चीज़ों का क्या करता है उल्लंघन करता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने देख लिए हैं, एक आर्टिकल दैनिक जागरण में था जिसमें कहीं ना कहीं कैसा था भी जो जो शिक्षाएं हैं उसके अंदर जो विविधताकरण होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए हैं और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।